हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो। इसी उम्मीद के साथ आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमें ये आर्टिकल्स आपके सामने हैं जो हम डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यू विल फाइंड दैट कनेक्टिविटी। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो आर्टिकल्स हमें आज कवर करने हैं, मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, जिसमें पहला जो आर्टिकल है वो है कोरल्स को लेके। जीएस पेपर 3 से आपके लिंक करता है। व्हाई इट इज इन न्यूज वो मैं आपको बताऊंगी। तो पर मतलब एक आइडिया लग गया है कि आज हम कोरल के बारे में पढ़ेंगे, और आपको अपने स्टैटिक से भी इसको एक बार जो भी आप एनवायरमेंट के लिए बुक रेफर कर रहे हो वहां से इसको जरूर पढ़ना। यूपीएससी ने कोरल से सवाल पूछे हुए हैं। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक होमवर्क मैं आपको और दूंगी आज। ठीक है, थोड़ी सी तो खुद भी रिसर्च करो, और वो अगर आप अपनी स्टैटिक खोलोगे तो आपको पता ही होगा। ठीक है, होमवर्क आई टेल यू। क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन होगा। फर्स्ट अंडर वाटर रिवर मेट्रो टनल। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट की है ये मेट्रो ट्रेन सर्विस। तो कहाँ की है, तो वो सारी बातें होंगी, रिवर के एसोसिएटेड बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे जब ये आर्टिकल आएगा, तो मैं आपको बता दूंगी। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव ये, इसको जीआई टैग मिला है, रूपा तर्कस। आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करते हो, तो रूपा तर्कासी, रूपा तर्कस, इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। तो कहाँ से जीआई टैग मिला है? अच्छा, जीआई टैग की ना एक लिस्ट बनाते चलो, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि लास्ट में इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, फिर दिक्कत होती है। तो साथ साथ अपने क्रिस्प नोट, जैसे नेशनल पार्क न्यूज में रहे, टाइगर रिजर्व्स हमने बहुत सारे कवर कर लिए हैं, तो वो एक ऐसा मैप हो गया जिसमें करंट ओरिएंटेड है वो, राइट। तो साथ ही साथ जीआई टैग की लिस्ट बनाते जाओ। अभी हमने साल भर में कितने जीआई टैग कवर कर लिए होंगे बाय दी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब पूरी लिस्ट बन गई, राइट। तो वो कर सकते हो, तो बहुत फायदा होगा आपको। आगे जो है अगला, लेट्स लुक एट इट। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स। तो जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये आप जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेंस से भी यहां से सवाल बनता है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे इसके पे आएंगे मैं इसकी पूरी डिटेलिंग आपको दूंगी ही सही। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में सुना है? बस उसी के रेफरेंस में है ये। ठीक है जी। तो जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो। देन यू हैव, हम ना मिल्क प्रोडक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हाल ही देखो, जब मैं इस आर्टिकल पे आऊंगी तो डेफिनेटली हम कॉन्टेक्स्ट में तब भी आपको क्लियर कर ही सकती हूँ, बट बात यह है कि हाल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया इन गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। तो हमारे लिए ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो करंट मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर उसके बारे में पढ़ें, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं वो देखें, है कि नहीं। तो ये आपके लगाओ जीएस पेपर किससे लिंक करोगे? चलो बताओ। पेपर 3 से, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग से लिंक कर सकते हो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से लिंक कर सकते हो। तो ये ना आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है, डेयरी और लाइफ स्टॉक सेक्टर के बारे में, इंडियन व्हाट इज द रोल दे आर प्लेइंग इन द इंडियन इकोनॉमी। तो उसको देखेंगे, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू प्रमोट दिस सेक्टर, और क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो पढ़ेंगे, राइट। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये सारी चीजें हैं, इस पर्टिकुलर सेशन में ये सारी चीजें जो हम कवर करेंगे। कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सेशन शेयर कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो अबाउट दीज लेक्चर्स। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दे दिया करो, एंड यू कैन मार्क योर अटेंडेंस ऑल्सो बाय लाइकिंग द लेक्चर। ठीक है जी। चलिए, फिर आपको पूरा आइडिया लग गया है, तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल। तो न्यूज ये है दैट अकॉर्डिंग टू द यूएस NOAA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू इट, वर्ल्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ, आप लगाओ, इट इज फेसिंग 4th मेजर कोरल ब्लीचिंग इवेंट। मतलब 1998 में, फिर एक 2010 में, फिर 2014 में, तभी ये 3 हो गए, और अभी इसको 4th रेफर किया जा रहा है। ठीक है जी। सो
World is on the verge of fourth mass coral bleaching event, which could see wide swaths of tropical reefs die, including parts of Australia's Great Barrier Reef. तो यहाँ पर जब मैं ग्लोबल की बात कर रही हूँ तो मतलब वाइड स्प्रेड ब्लीचिंग हुई है इन 3 मेजर ओशन बेसिन्स में, एक अटलांटिक में, एक पैसिफिक में और इंडियन ओशंस में भी. ठीक है जी. सो इसके बारे में जो करंट जो फाइंडिंग्स आई हैं वो सारी तो आई डिस्कस विद यू. तो कोरल ब्लीचिंग कर रहे हैं, जब तक कोरल ब्लीचिंग के बारे में पता नहीं होगा तब तक समझ नहीं आएगी ना बात. कोरल्स के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगी. पिक्चर आपको दिख रही है. कोरल्स क्या समझते हो आप कोरल से? प्लांट्स नहीं होते हैं. सबसे बड़ा डाउट तो हमेशा ना, मतलब जो जिन्हें पता है वेल एंड गुड, जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ. हम लोग कोरल से ना हमेशा ये समझते हैं कि कोरल्स आर लाइक प्लांट्स. नहीं, कोरल्स आर टाइनी एनिमल्स एंड दे लिव इन कॉलोनीज एंड दे फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोरल रीफ. ठीक है जी. तो ये जो रीफ यूपीएससी ने पूछा हुआ है कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन वार्म tropical oceans and they are made up of thousands of coral polyps. तो कोरल्स का ना एल्गी के साथ एक रिलेशनशिप होता है, राइट. एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है. मतलब होता है ना कि तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें ये दूंगी, राइट. तो वो तुम, अब हम उसमें नहीं जाएंगे, शेरो शायरी में नहीं जाएंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उस वाले सिनेरियो में नहीं जा रहे. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब, अच्छा आप मुझे ये फायदा दे रहे हो तो मैं, चलो अगर मुझे आपसे ये फायदा हो रहा है तो मैं भी आपको बदले में थोड़ा, वो रिश्ते की बात हो गई ना, रिलेशनशिप की बात हो गई. तो कोरल्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद एल्गी, जूजेंथली. तो यहां पर एल्गी लीव इनसाइड द कोरल्स और फिर ये उनको खाना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, राइट. बदले में कोरल गिव एल्गी अ सेफ प्लेस टू लिव. ऐसा हो गया ना कि मैं आपको रहने के लिए जगह दे रही हूं, आप मुझे बदले में क्या दे रहे हो, तो मैं आपको खाना और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दूंगी. तो वो हो गया एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सो कोरल्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनिमल्स एंड दे लिव इन दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद टाइनी एल्गी दैट वी कॉल एज जूजेंथली. ये एल्गी प्रोवाइड करते हैं कोरल्स को विद फूड एंड ऑक्सीजन और बदले में कोरल्स दे प्रोवाइड देम विद सेफ प्लेस टू लिव. ठीक है जी. तो अभी क्या हो रखा है ना, एक तो ये वार्म ट्रॉपिकल ओशंस में रहना पसंद करते हैं. जब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, वाटर केमिस्ट्री में चेंजेस आने लग गए हैं, तो व्हेन कोरल ब्लीचिंग की बात कर रही हूँ मैं. सो व्हेन कोरल्स आर स्ट्रेस्ड बाय थिंग्स लाइक हाई टेम्परेचर, पोल्यूशन, चेंजेस इन दैट वाटर केमिस्ट्री, सो दे एक्सपेल द एल्गी इनसाइड देम. एल्गी पहले रह रहे थे लेकिन अब नाउ दे एक्सपेल दैट एल्गी. सो this causes the coral to lose its color and they turn white. तो हम इसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग. ठीक है जी. सो व्हेन कोरल्स आर एक्सपोज टू स्ट्रेसफुल कंडीशंस, जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, पोल्यूशन हो गया, दे एक्सपेल द जूजेंथली एंड विदाउट देम कोरल लॉसेस इट्स कलर एंड दे टर्न व्हाइट. और वहां पर हम बात कर देते हैं ब्लीचिंग की, कोरल ब्लीचिंग की, क्योंकि कोरल्स बहुत, आप देखो, अगर आपने पिक्चर्स में देखो बहुत सुंदर सुंदर आते हैं, वो कलर उन्हें मिल रहा है वहां से. ठीक है जी. सो जब दे एक्सपेल द जूजेंथली, उसके बाद देखिए कोरल अपने दिल स्टार्ट लूजिंग इट्स कलर. खाना नहीं मिला ना, ऐसे समझ लो, एंड दे स्टार्ट टर्निंग आउट व्हाइट. सो कोरल ब्लीचिंग डजंट नेसेसरली मीन द एंड ऑफ रीफ. यहां से यूपीएससी ने प्रीलिम्स में स्टेटमेंट पूछी हुई है. सो कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या? इट मीन्स द एंड ऑफ रीफ. It doesn't necessarily mean the end of leaf. If the stressor is removed in time, the zooxanthellae can come back and corals can recover also. तो मतलब कोरल ब्लीचिंग का मतलब कोरल डेथ नहीं होता है, राइट. कोरल रीफ एक क्रूशियल हैबिटेट है फॉर मेनी ऑफ द मेराइन स्पीशीज, right. They provide shelter, they provide food for fish and other creatures also. Corals के अगर मैं फायदे बताऊं आपको तो they also protect the coastlines from erosion, right, by becoming the natural barriers. ठीक है जी. सो इतना मुझे समझ आ गया कि विदाउट द एल्गी द कोरल कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, क्योंकि वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ही चल रहा है. फिर कोरल ब्लीचिंग दिखने लगती है, लेकिन अगर चीजें ठीक होने लगे तो यस, इफ यू रिमूव दैट स्ट्रेसर इन टाइम, स्ट्रेसफुल कंडीशंस अगर ठीक हो जाए तो जूजेंथेली कैन कम बैक एंड कोरल्स कैन रिकवर ऑल्सो. सो कोरल प्रोवाइड अ होम सोर्स ऑफ फूड है फॉर काउंटलेस ऑफ
स्पीशीज ऑफ फिश एंड दे प्रोटेक्ट द कोस्ट लाइन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया. दे आर स्टनिंग डिस्प्ले ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल ब्यूटी. सो व्हेन कोरल रीफ सफर, so do the system and the people that depend on them. सवाल मेरा आपसे ये है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या बताओगे? मेजर कोरल रीफ्स इन इंडिया कहाँ पाए जाते हैं? 3-4 जगहें हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना. ठीक है जी, आगे चलते हैं. नाउ व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ NOAA? ये आप अपने GS पेपर 3 में यूज कर सकते हो. पेपर 3 के अंदर नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि वर्ल्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ 4th मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट. 1998 में, 2010 में, फिर 2014 में हुआ, और अभी जो 4th मास की हम बात कर रहे हैं, 4th वर्ड्स की बात कर रहे हैं. नाउ क्योंकि ये कोई ऐसा तो नहीं है इंडिया के अंदर हो रहा है, ग्लोबली हम देख रहे हैं उसको, तो यहाँ पर ब्लीचिंग मस्ट अकर इन दीज 3 ओशन बेसिन्स. वाइड स्प्रेड ब्लीचिंग अकर्ड अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन के अंदर. लास्ट ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट रन फ्रॉम 2014 से 2017 के टाइम पे, ड्यूरिंग विच टाइम द ग्रेट बैरियर रीफ लॉस्ट नियरली 1/3 ऑफ इट्स कोरल्स. ठीक है जी. सो प्रिलिमिनरी रिजल्ट सजेस्ट दैट अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ सॉ लार्ज कोरल डाई ऑफ in this particular event. तो अब ये सब हुआ है अगर, तो क्या क्या देखो, एक तो ये एटमॉस्फेरिक इवेंट्स हो गए, करंट सिचुएशन भी बता दी कि लगा लो 15% ऑफ वर्ल्ड्स कोरल रीफ दे एक्सपीरियंस लार्ज कोरल डाई ऑफ इन दैट 2014 से 2017 के टाइम पे भी. कोरल ब्लीचिंग देखो, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पड़ रहा है, एल नीनो का इन्फ्लुएंस होता है. सो दिस वर्ल्ड हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस, अगर आप लगाओ तो एवरेज टेम्परेचर दैट इज गोइंग ओवर 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. सो ये जो राइज है, इट इज बिलीव टू बी अ वेरी टिपिंग पॉइंट फॉर मास कोरल डाई ऑफ, राइट. सो साइंटिस्ट ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि 90% ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स कुड बी लॉस्ट, अगर इस तरीके से हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है. सो दिस ईयर इज टर्निंग आउट टू बी इवन वर्स. ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं. अगला जो आर्टिकल है आपके स्क्रीन्स के ऊपर है. तो अब होमवर्क पता चल गया, एक तो मेजर कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे और कहाँ पर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और कोरल रीफ का एज इट इज टॉपिक अपने स्टैटिक से भी कर लोगे. समझ लिया है अगर, तो आपको फटाफट से आप पढ़ सकते हो, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं. साथ साथ कवर करते जाओगे तो बहुत फायदे में रहोगे. प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है मेट्रो ट्रेन सर्विस कोलकाता के अंदर, मार्किंग द ओपनिंग ऑफ इंडिया की पहली अंडर रिवर मेट्रो टनल है ये, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करी है. इंडिया की पहली अंडर रिवर मेट्रो टनल, इट इज अ पार्ट ऑफ कोलकाताज मेट्रोज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर. हुगली रिवर से पास करती है एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेक्शन फ्रॉम हावड़ा मैदान टू एस्प्लेनेड. तो ये जो स्ट्रेच है, इट ऑल्सो हैज डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन इन द कंट्री, द हावड़ा मैदान स्टेशन 32 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल. तो ये पहली अंडर रिवर मेट्रो टनल है, जो कि अब आपको ये समझ आ गया है कि हुगली से बेसिकली ये जो रिवर है, इट इज कनेक्टिंग 2 पार्ट्स ऑफ द सिटी, हावड़ा मैदान एंड दैट एस्प्लेनेड. तो ईस्ट मेट्रो टनल जो है, इट इज अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जिसका एम ये है यू आर कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कोलकाता फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे लगा लो. सो अलोंग दिस टनल देयर इज अ मेट्रो स्टेशन दैट वी कॉल एज हावड़ा मैदान स्टेशन. सो ये डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है इन इंडिया, जो कि 32 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल है. और रही बात हुगली रिवर की, तो मैं आपको यहाँ फैक्ट्स बता रही हूँ, आपको क्या करना है, एक बार इसके बारे में इसको लोकेट करना है. ठीक है जी. तो ये जो हुगली रिवर है, इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट रिवर इन वेस्ट बंगाल. तो इसको भागीरथी हुगली भी बोलते हैं. और ये जो रिवर है ना, ये मुर्शिदाबाद से शुरू होती है. इट इज फॉर्म्ड इन मुर्शिदाबाद, जहां पर गंगा जो है इट स्प्लिट्स इन 2 पार्ट्स, और एक तो ये हो गई, और जो दूसरा पार्ट है वो जिसको हम पद्मा बोलते हैं, इट फ्लोइंग थ्रू बांग्लादेश. ठीक है जी. हुगली रिवर की बात करूं तो द हुगलीज मेजॉरिटी ऑफ वाटर कम्स फ्रॉम फरक्का फीडर कैनाल. ठीक है. और यहां पर उसके बाद ये कुछ फैक्ट्स हैं, पढ़ सकते हो,
तो देख लेना चाहिए। मतलब सो जो फरक्का बराज है, सबने अपने ज्योग्राफी में जीएस पेपर 1 में पढ़ा होगा फरक्का बराज के बारे में। इट्स लाइक अ डैम दैट रीडायरेक्ट्स वाटर फ्रॉम गंगा रिवर इनटू द फरक्का फीडर कैनाल। बाकी कुछ रिवर्स के नाम भी हैं, हल्दी, अजय, दामोदर, रूपनारायण। दे ऑल्सो एड वाटर टू लोअर पार्ट्स ऑफ हुगली रिवर। और हुगली रिवर के अगल बगल कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो आप याद में रख सकते हो, जियागंज, अजीमगंज, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर। तो ये जगहें थोड़ी सी ध्यान में रख लीजिएगा। अगली एक बहुत सुंदर तस्वीर है, जीआई टैग मिला है इस प्रोडक्ट को, दिस वेरी फेमस सिल्वर फिलिग्री जिसका नाम है रूपा तरकाशी। आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस करें अब। सो दिस फेमस सिल्वर फिलिग्री ऑफ मिलेनियम कटक सिटी इन ओडिशा रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग। सो एक मोस्ट एक्विजिट सिल्वर क्राफ्ट है। कितना सुंदर आपने देखा है अभी तस्वीर, मतलब पिक्चर्स के थ्रू जब देखते हैं ना चीजें और ज्यादा समझ आने लगती हैं। सो दिस रूपा तरकाशी इज अ टाइप ऑफ सिल्वर क्राफ्ट दैट इज नोन फॉर इट्स एक्विजिट ब्यूटी। मतलब आप देखो डेलिकेट सिल्वर वर्क जो इस पे हुआ है, दैट इज शेपिंग सिल्वर इनटू दैट इंट्रिकेट डिजाइंस एंड पैटर्न्स। ये जो रूपा तरकाशी है, इट इज प्राइमरीली प्रैक्टिस्ड इन कटक, उड़ीसा के अंदर, राइट। सो कटक इज रेफर टू एज सिल्वर सिटी। और ये इसका मैं ओरिजिन की बात करूं, सो इट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। और ये माना जाता है दैट इट ओरिजिनेटेड एंड एज फार एज बैक 12th सेंचुरी से इट हैज बीन प्रैक्टिस्ड। तो यू आर शोइंग दैट स्किल एंड ट्रेडिशन जो कि आगे पास हो रहा है डाउन दी जनरेशंस ऑल्सो। सो ये आर्ट को पेट्रोनेज, इट रिसीव्ड कंसिडरेशन एंड सपोर्ट एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम द रूलर्स ऑल्सो फ्रॉम दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर, राइट। तो इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो और ज्यादा हुई है उस टाइम के बाद भी। तो यहाँ पर जो क्राफ्ट्समैन जो है वो सिल्वर ब्रिक से शुरू करते हैं और उसको पतली पतली वायर्स के अंदर ना दे टर्न इट आउट। फिर ये जो वायर्स हैं उनको यूज किया जाता है ऐसे इंट्रिकेट डिजाइन्स बनाने के लिए, राइट। तो बाकी इनके साथ कॉपर, जिंक, कैडमियम और बहुत से अदर सिल्वर एलॉयज जो है, दे आर डिफरेंट ग्रेड्स जो कि मिक्स किए जाते हैं ताकि आप ऐसा डिजायर्ड क्वालिटी का फाइनल प्रोडक्ट अचीव कर पाए, ठीक है। ऑब्वियसली दे हैव दैट एक्सपर्टीज इन शेपिंग इट this silver wire into these intricate designs. Sorted है। प्रोसेस ही यही है जो मैंने आपको बता दिया। सिल्वर ब्रिक को आप थिन फाइन वायर्स में ट्रांसफॉर्म करते हो एंड देयर आर आल्सो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सिल्वर जो कि यूज किए जाते हैं। कॉपर, जिंक, कैडमियम, टिन क्राफ्ट्समैन ये भी यूज करते हैं एंड द आर्टिस्ट हु आर इन्वॉल्व इन दिस वर्क दे आर कॉल्ड एज रूपा बनियास, ठीक है जी, या फिर रौप्यकारास। सो ये जो क्राफ्ट्समैनशिप है इट एक्सटेंडेड टू क्रिएटिंग वेरियस आइटम, ज्वेलरी जो कि ओडिसी डांसर्स जो पहनती हैं तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। एसेसरीज के अंदर, रिलीजियस पीसीज में, कल्चरल पीसीज के अंदर इसका यूज किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ना अगला आर्टिकल आ गया है जिसमें जल शक्ति मिनिस्ट्री ने जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ किया है? आईआईएससी बैंगलोर के साथ किया है। किस लिए किया है? फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स, ICED की एस्टैब्लिशमेंट के लिए। ये लाइंस आपके सामने लिखी हुई हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। पहले लाइंस तो हम पढ़ सकते हैं बाद में भी। मेन पर्पस क्या है? टेक्निकल सपोर्ट और एक्सपर्टीज, स्पेशलाइज्ड टेक्निकल सपोर्ट और एक्सपर्टीज जो है टू प्रोवाइड दैट जो कि डैम से जुड़ी हुई है। सो ICED इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स एक टेक्नोलॉजिकल हब की तरह सर्व करेगा मिनिस्ट्री के लिए, जहां पर आप यू विल ऑफर स्पेशलाइज सर्विसेज जैसे इन्वेस्टिगेशन हो गया, मॉडलिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन, टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज, राइट। किसको? जो डैम के ओनर्स हैं, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। सो जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इट विल बी वैलिड फॉर 10 years, 10 साल के लिए, और अंटिल द कंप्लीशन ऑफ डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज 2 एंड फेज 3 स्कीम, whichever comes earlier. इस पीरियड के दौरान ICED will focus on enhancing कैसे डैम की सेफ्टी बढ़ा सकते हो through scientific research, through finding out solutions to those emerging challenges that are being faced by the dams. So center will offer academic courses that are tailored to those specific areas जो कि डैम सेफ्टी से जुड़े हुए होंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, राइट। और रही बात फंडिंग की, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने
118.05 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं टू सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज नीडेड टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट ICED। ठीक है, ICED ये जो सेंटर है, इट विल कंसंट्रेट इट्स रिसर्च एफर्ट्स ऑन 2 मेन एरियाज। 2 कोर एरियाज पे अपनी रिसर्च कैरी आउट करेंगे। क्या? डैम्स के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसमें दे विल फोकस ऑन डू देयर रिसर्च, एडवांस कंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन मटेरियल्स फॉर डैम्स, मटेरियल्स टेस्टिंग हो टू इंश्योर कि क्वालिटी है, सेफ्टी है। एक यू विल कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट फॉर डैम्स टू अंडरस्टैंड, टू मिटिगेट कोई भी अगर पोटेंशियल हैजार्ड हो तो, राइट, एनी टाइप ऑफ रिस्क अगर आ जाए तो। सो द सेंटर एट IISc बैंगलोर, ये सेकेंड इंटरनेशनल सेंटर है दैट इज फोकसिंग ऑन डैम सेफ्टी। पहला सेंटर था IIT रुड़की, जिन्होंने MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया था फरवरी 2023 के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड मेटा हैव अनाउंस्ड, नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन, मेटा क्या अनाउंस किया है? लॉन्च ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स, FTL। GS पेपर 2 के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो ये कनेक्टिविटी देखो, अब तक तो आपको आ जानी चाहिए। अब GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है क्या है? मैंने बताया था अटल टिंकरिंग लैब्स का रेफरेंस दिया था, ये बस उसी का ही एडवांस्ड वर्जन है ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स। हमारा क्या एम है? स्किल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डिजिटल इंक्लूजन हो। तो इस फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स का एम क्या है? टू सपोर्ट दीज गवर्नमेंट गोल्स, गवर्नमेंट का एजेंडा। सो अटल इनोवेशन मिशन एंड मेटा, दे आर पार्टनरिंग टू एस्टैब्लिश फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स, राइट, इन दोज strategically important schools across India. So Atal Innovation Mission and Meta will partner to set up FTLs in schools. ठीक है जी, टू इंश्योर कि बच्चे जो हैं फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड दे हैव इक्वल एक्सेस टू लर्न, टू एंगेज विद कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। तो यहां पर मेटा विल प्रोवाइड द फंडिंग फॉर सेटिंग अप FTLs. अटल इनोवेशन मिशन विल सर्व एज नॉलेज पार्टनर, अपनी एक्सपर्टीज और गाइडेंस देंगे। सो FTLs आर इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज, एवरीथिंग दैट इज फाउंड इन टिंकरिंग लैब्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मतलब जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, AI, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बच्चों को इसमें एम्पावर करें, ये एजेंडा है। सो ये लैब बहुत क्रूशियल है ताकि यंग जो लॉट है उनमें जो डिजिटल स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू सक्सीड इन टूडेज। देखो भाग रहे हैं आज, सब भाग रहे हैं, उस भागती हुई रेस के अंदर आपको पीछे नहीं रहना है। आज के टाइम के हिसाब से आपको अपनी स्किल्स को अपडेट करना है, राइट। टेक्नोलॉजी लैंडस्केप पूरा इवॉल्व हो रहा है, तो उस इवॉल्व के साथ आपको भी इवॉल्व होना है। तो बच्चों को वो चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया इन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन and highlighted the success of Anand Milk Union Limited which comes from GCMMF। मैं यहाँ पर अमूल के बारे में बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ पर आपके साथ बात करूंगी मिल्क प्रोडक्शन के बारे में। देखो, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965 में सेटअप हुआ था, अगर आपको याद हो तो। इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने का ही पूरा पर्पस था, ठीक है जी। ऑपरेशन फ्लड सबने सुना होगा, जिसका एम था कि जो रूरल मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको कनेक्ट करें विद अर्बन कंज्यूमर्स डेयरी कोऑपरेटिव्स के थ्रू, राइट। फेज 1 आया ऑपरेशन फ्लड का, फेज 2, फेज 3, राइट। तो सरकार ने ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया 1970 के अंदर इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए, रूरल मिल्क प्रोड्यूसर्स को अर्बन कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, राइट। मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाएं, इंडिया को वर्ल्ड के लार्जेस्ट मार्केट प्रोड्यूसर बनाया जाए, तो ये सब रहा। करंटली अगर मैं मिल्क प्रोडक्शन की बात करूं, इंडिया वर्ल्ड का टॉप मिल्क प्रोड्यूसर है, अकाउंटिंग फॉर 24% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। 24% ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन जो है, जिसमें इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन 24% है। ओवर द लास्ट डेकेड अगर आप देखो तो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा है बाय नियरली 60%। मतलब आप ऑन एन एवरेज लगाओ तो ईच पर्सन इंडिया हैज मोर एक्सेस टू मिल्क नाउ। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो अमाउंट ऑफ मिल्क दैट इज अवेलेबल पर पर्सन इन इंडिया वो भी बढ़ा है,
by about 40% in last 10 years. 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश. ठीक है जी. इंडिया का डेयरी सेक्टर इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 6% पर ईयर. ग्लोबल एवरेज 2% है, हम 6% पर ईयर से ग्रो कर रहे हैं. इंडिया का एक्सपोर्ट जो है डेयरी प्रोडक्ट्स का, वो पहले अगर 67,572 मेट्रिक टन था टू द वर्ल्ड, वर्थ $, $284.65 मिलियन $. तो बेसिकली वो ये बात कर रहे हैं कि 2022-23 के अंदर इंडिया एक्सपोर्टेड 67,572 मेट्रिक टन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, और ये आप लगाओ इट इज अमाउंटिंग टू $284 मिलियन $. तो इंडिया सिर्फ अपनी डोमेस्टिक डिमांड सिर्फ ये ही मीट नहीं कर रहा है, बट डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर रहा है टू द इंटरनेशनल मार्केट. फिर भी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? पहला तो ये है, इंडियन कैटल प्रोड्यूस लेस मिल्क पर एनिमल एज कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. फीड की क्वालिटी भी हो सकता है, ट्रेडिशनल ब्रीड, ये भी एक मतलब फैक्टर हो सकता है. वेटनरी केयर इनएडवोकेट हो, ये भी एक फैक्टर हो सकता है. तो सॉल्व कैसे करोगे? साथ साथ सॉल्यूशन भी बताती जा रही हूँ. बेटर ब्रीड्स प्रमोट करो, फीड की क्वालिटी को इंप्रूव करो, वेटनरी सर्विसेज को और ज़्यादा एनहांस करो. दूसरा इशू हो सकता है मिल्क कलेक्शन के अंदर एंड प्रोसेसिंग के अंदर, पेस्चराइजेशन, ट्रांसपोर्टिंग मिल्क. तो ये चैलेंजेस हैं. सॉल्यूशन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो, बेटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और अच्छे होंगे. फिर उसके बाद एडल्ट्रेशन, यहां पर इशू हो सकता है. सो क्वालिटी अच्छी हो, क्वालिटी टेस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, रेगुलेशंस एनफोर्स करो इफेक्टिवली, अवेयरनेस लोगों के बीच में लेकर आओ. एडल्ट्रेशन कंसर्न्स हो गए. फिर उसके बाद मिल्क प्रोड्यूसर्स जो है ना, दे रिसीव लो प्राइसेस फॉर देयर मिल्क. तो इनइक्वालिटी जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो आ रखी हैं. तो फेयर प्राइसिंग मैकेनिज्म इंश्योर करो, ट्रांसपेरेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर और आए. लाइफ स्टॉक हेल्थ इश्यूज जो है, जो डिसीजेज अभी हमने कितनी देखी हैं, तो वो इम्पैक्ट करती हैं प्रोडक्टिविटी को, मिल्क की क्वालिटी को. तो वही केयर अच्छी हो, प्रिवेंशन मेजर्स हो, और एफर्ट्स टू क्रॉस ब्रीड इंडिजीनियस कैटल विद एक्सोटिक ब्रीड्स फॉर हायर प्रोडक्टिविटी, उनमें सक्सेस कम देखने को मिली है. तो रिसर्च में और ज्यादा इन्वेस्ट करो ताकि वो आइडेंटिफाई सुटेबल क्रॉस ब्रीडिंग स्ट्रैटेजीज. राइट? सो दिस वॉज द होल लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आपको सेशन क्लियर हो गया हो. कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. फॉर मोर सच वीडियोज डू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS. दिस इज योर मेंटर Harsu Kakkar signing off. All the best. Thank you.